हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पूरा प्रागैतिहासिक काल कवर करेंगे, जिसमें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित सभी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस क्लास में जो ये पीडीएफ मैं लेकर आई हूँ, इसमें सभी जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम ज़्यादातर जो क्या होता है कि टीजीटी पीजीटी में अधिकांश जो होते हैं क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से भी आते ही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलटी हो गया, डीएसएसबी में भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ें और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो पॉइंट आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सिंधु घाटी की सभ्यता, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। प्रागैतिहासिक काल जो होता है, आदि ऐतिहासिक काल और प्री हिस्टोरिक एज इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों वर्ड हैं, इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये सभी एक ही जो है शब्द के अलग अलग, यानी कि जो इंग्लिश में हो गया इसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल भी इसको कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो प्राचीन समय का इतिहास जो है उसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए स्थिति, यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता जो है भारत के कहाँ से इसका जो है उदय हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पनपी थी और इसका समय जो है वो रहा है 2700 से 1700 ईसवी पूर्व, यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट। 2700 ईस्वी से 1700 ईस्वी दिया गया है, ये NCERT के तहत माना गया है, यानी कि NCERT के द्वारा ये टाइम पीरियड जो है सिंधु सभ्यता का माना गया है। और 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व जो टाइम पीरियड माना गया है, ये माना गया है मार्किंग व्हीलर के अनुसार। मार्किंग व्हीलर के अनुसार ये माना गया है, मार्किंग व्हीलर के अनुसार। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसकी, जो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार टाइम पीरियड माना गया है सिंधु सभ्यता का। कार्बन डेटिंग के अनुसार जो टाइम पीरियड माना गया है किसका, सिंधु सभ्यता का, वो माना गया है 2350 से 1750 ईस्वी। और यहाँ पर देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि सिंधु सभ्यता का जो है वो टाइम पीरियड माधव स्वरूप के अनुसार है 3500 से 2300 ईस्वी पूर्व। अब बता देते हैं सर जॉन मार्शल के अनुसार इसका टाइम पीरियड रहा है 3250 से 2750। ये किसके अनुसार रहा है, सर जॉन मार्शल के अनुसार। आप अच्छे से नोट करते चलिएगा, मैं यहाँ पर सब कुछ नहीं लिख सकती। और RA अग्रवाल के अनुसार माना गया है 2700 से 1700 ईस्वी पूर्व। अब देख लेते हैं NCERT के तहत मैंने बता ही दिया है 2700 से 1700 ईस्वी पूर्व, और मार्किंग व्हीलर के अनुसार जो है वो रहेगा आपका 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर डाउट क्लियर होना चाहिए, ये इतना पोर्शन जो है आपका ये अच्छे से याद होना चाहिए कि किसके अनुसार सिंधु सभ्यता का क्या टाइम पीरियड दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपको बोलती हूँ कि स्किप बिना किए जो है वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो का लाभ तभी हमें मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, 1918 ईस्वी से पहले सिंधु नदी घाटी में बिखरी हुई सामग्री को बौद्ध धर्म से संबंधित समझा जाता था। पर जब वहाँ उत्खनन कार्य हुआ, यानी कि खुदाई का कार्य जब वहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो एक नई सभ्यता का पता चला जिसे जो मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से मिलती जुलती थी। यानी कि जो उत्खनन कार्य में सामग्री प्राप्त हुई है वो किसके जैसी थी, मेसोपोटामिया के जो कला थी, प्राचीन कला मेसोपोटामिया की, उससे मिलती जुलती थी। और ये किसके द्वारा पता चला, उत्खनन कार्य करने के बाद। नेक्स्ट देखिए, यह सभ्यता प्रमुखतः वास्तुकला के लिए जानी जाती है। जो सिंधु सभ्यता है वो किस कला के लिए जानी जाती है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता किस कला के लिए जानी जाती है, तो ये वास्तुकला के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को हम प्रत्यगैतिहासिक, यानी कि प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, ये यहाँ पर प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि इन नामों के द्वारा भी हम इनको जो है संबोधित करते हैं।
नेक्स्ट देखिए प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज जो है वो पहला पॉइंट देखिए इसका, इतिहास से पूर्व का वह काल जिसकी लिखित विवेचना मिलती है परंतु पढ़ा न जा सका हो, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसे ही प्रत्यगैतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। किसके कारण पड़ा था? सिंधु नदी के और उसके सिंधु नदी घाटी के समीप यानी कि किनारे पर होने के कारण और उसकी सहायक नदियों के, तो इसका नाम सिंधु नदी के ऊपर ही पड़ा। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा नगर का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य होने के कारण, हड़प्पा नगर का सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले किस नगर की खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा की हुई थी, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, कांस्य यानी कि ब्रोंज जो धातु है उसके प्रमाण इसी सभ्यता से सबसे पहले मिले थे और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर 3 नाम देखिए, सिंधु नदी के किनारे पर होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता भी पड़ गया और सबसे पहले हड़प्पा नगर की जो खुदाई हुई है तो उसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और सबसे पहले कांस्य धातु का जो उत्खनन हुआ या सर्वप्रथम जो है कांस्य यहाँ से प्राप्त हुआ, उसके कारण इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी पड़ गया। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग होने के कारण इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले हैं पकी हुई ईंटों के, तो इसके कारण इसको पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन जो है प्रमुख था, तो इसके कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन प्रमुख रूप से होने के कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया निवासी इसे मेलुहा शब्द से उच्चारित या संबोधित करते थे, इसलिए इसका नाम क्या है? मेलुहा भी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कुछ बच्चों को यहाँ पर नहीं पता इस पॉइंट का, तो आज यहाँ पर देखिए नई चीज़ आपको मिली है सुनने के लिए कि मेसोपोटामिया निवासी इसको क्या बोलते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता को बोलते थे मेलुहा शब्द से उच्चारित इसको करते थे। कहाँ के निवासी? मेसोपोटामिया के निवासी। नेक्स्ट देखिए, पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने मृत पात्रों की सभ्यता भी इसको बोला है। अगला पॉइंट देखते हैं, खोज संबंधी तथ्य। खोज हुई है, जो यहाँ से प्राप्त हुआ है उसके संबंधित यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन द्वारा जो है दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा टीले की यात्रा 1853 या 1856 जो है कनिंघम ने की। बाद में कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज 1878 में की थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा टीले की यात्रा किसने की थी और किस सन में की थी। तो 1853 या 56 यहाँ पर आ जाता है, कनिंघम ने की थी। और इन्होंने जो है हड़प्पा टीले की खोज कब की थी? तो सबसे पहले 1878 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा हड़प्पा टीले की खोज की गई थी। अगला पॉइंट देखिए, हड़प्पा नगर की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की और 1924 में सर जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मेक ने साहनी की खोज को आगे बढ़ाया। जो दयाराम साहनी थे उनकी खोज को इन्होंने अर्नेस्ट मैक और जॉन मार्शल ने आगे बढ़ाया था। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले इसको देखा या यात्रा की यहाँ की, तो ये कनिंघम ने की थी और जो हड़प्पा टीले की खोज की थी वो भी 1878 ईस्वी में किसने की थी? कनिंघम ने। लेकिन उत्खनन कार्य जो किया था, खुदाई का कार्य जो किया था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और इसी कार्य को 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेक ने, यानी कि किसके कार्य को आगे बढ़ाया? दयाराम साहनी की खोज को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इस सभ्यता के समकालीन दक्षिण भारत में गणेश संस्कृति व्याप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समय कुछ प्रमुख, ये यहाँ पर विद्वानों के अनुसार। तो यहाँ पर देखते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बता रही थी ऊपर, जो रेडियो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका मैंने टाइम पीरियड आपको भी बताया भी था, 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व।
माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व, मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व और सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार अभी आपने पढ़ा भी है 2500 से 1750 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व। तो ये सभी जो हैं आपके अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी के भी अनुसार आपको सिंधु सभ्यता का समय पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन व पूर्व की कुछ सभ्यताएं। जो सिंधु सभ्यता थी उसके समकालीन यानी कि उसके साथ की और उससे पहले की जो है कुछ सभ्यताएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो है डिटेल दी गई है। देखिए यहाँ पर क्वेटा सभ्यता जो है वो उसका टाइम पीरियड है 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व। खोज की थी आयुरेल स्टीन ने। नेक्स्ट देखिए अमरी नुंद रीनाल सभ्यता, ये 3000 से 1800 ईस्वी पूर्व। झोप सभ्यता 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व और यहाँ से कुबड़दार सांडों की मूर्तियाँ मिली हैं। कुबड़दार जो सांड हैं कहाँ से मिले हैं? झोप सभ्यता से। नेक्स्ट देखिए कुल्ली में ही सभ्यता है 2800 से 2000 ईस्वी पूर्व। अगला पॉइंट देखते हैं झूलर या झालर, इसको ही झागर सभ्यता भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व। और ये सभी जो सभ्यताएं हैं ये सभी कहाँ पर है? जितनों के बारे में अभी पढ़ा है ये सभी हैं पाकिस्तान में। कौन कौन सी? तो यहाँ पर देखिए क्वेटा सभ्यता, अमरी सभ्यता, झोप सभ्यता, कुली में ही सभ्यता और झुंगर सभ्यता जो है ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। तो आपको याद रखना है कि ये सारी सभ्यताएं जो हैं पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट सिंधु सभ्यता का विस्तार। यहाँ पर इनका क्षेत्रफल दिया गया है, देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है इस क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का। और वर्तमान में है 16 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। और आकार क्या है इसका? आकार देखिए त्रिभुजाकार जो है इसका आकार रहेगा, त्रिभुजाकार। वर्तमान आकार देखिए, वर्तमान आकार जो है वो है चतुर्भुज जो है इसका वर्तमान आकार है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, ये सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूर्वी व मध्य स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ में है। उत्तरी स्थल चिनाब नदी के किनारे माणा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर। दक्षिण स्थल केंद्र गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के किनारे दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर क्या है जो है पूरा स्थल जो है वो दिए गए हैं और वो कहाँ पर स्थित है वो दिया गया है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए आपको समझाया गया है। मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर नदी चिनाब के किनारे है और ये उत्तर में स्थित है। पश्चिम में देखिए, पश्चिम में है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान जो दास्क नदी के किनारे है। ये कहाँ पर है? पश्चिम में। आलमगीरपुर मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ यूपी। और नदी कौन सी है? हिंडन नदी है, ये मध्य पूर्व में स्थित है। यहाँ पर देखिए दक्षिण में दाइमाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। और नदी कौन सी है? गोदावरी नदी के किनारे है जिसे परवरा भी कहते हैं। परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 स्थलों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। बड़े नगरों की जो संज्ञा दी गई थी वो 6 को दी गई थी। और ये कौन कौन से हैं? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाला और कालीबंगा। ये सभी जो हैं वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थान हैं। यानी कि ये 6 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में आता भी है कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए लोथल एवं सुतकोटड़ा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। जो लोथल और सुतकोटड़ा या कोटड़ा यहाँ पर लिखा आता है तो ये सिंधु सभ्यता के क्या थे? बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु सभ्यता में अभी तक 9 जो हैं स्थान प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में 9 स्थान प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता को
जो आक्रमणकारी थे उन्होंने 4 बार लूटा और जलाया। इसका अनुमान राख की परतों से लगाया गया है। सिंधु सभ्यता के अंतिम अवशेष जो हैं वो 1100 ईस्वी पूर्व तक के हैं। जो सिंधु सभ्यता के अंतिम अवशेष हैं वो 1100 ईस्वी पूर्व तक के हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा नगर है अल्लाहदीन। अल्लाहदीनो जो है ये सबसे छोटा नगर है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी के प्रमुख नगर। सिंधु घाटी के प्रमुख नगर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर नगर, उत्खननकर्ता, सन, नदी यानी कि कौन सी नदी के किनारे पर है और स्थिति जो है ये दर्शाया गया है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए हड़प्पा जो है उत्खनन कार्य किया था दयाराम साहनी ने और सन रहा है 1921। और ये जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे यह स्थित है और ये जिला मांटगोमरी साहिवाल यानी कि पाकिस्तान में स्थित रहेगा। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है राखलदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये कहाँ पर है? स्थिति है इसकी जिला लरकाना सक्खर, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखिए चानूदड़ो। चानूदड़ो जो है उसकी उत्खनन करता है, उसके उत्खनन करता रहेंगे NG मजूमदार 1931-1934 में और ये भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ पर है? जिला नवाब, ये भी पाकिस्तान में रहेगा। नेक्स्ट देखिए कालीबंगा खोज आमलानंद घोष और उत्खनन किया है BK थापड़ और BB लाल ने। 1953 में जो है खोज हुई थी और 1961 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था और ये घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे पर है। जिले में, ये किस जिले में है? जिले में रहेगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित। नेक्स्ट रहेगा लोथल। लोथल का जो उत्खनन कार्य किया है रंगनाथ राव यानी कि SR राव ने 1955-62 में किया था और ये जो है यानी कि जो लोथल है वो भोगवा और मनसर नदी के किनारे पर है और ये कहाँ पर है? सरगवाला अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रोपड़। रोपड़ के उत्खनन करता है यज्ञ दत्त और 1953-55 में इन्होंने इसकी जो है उत्खनन कार्य किया था। और रोपड़ कहाँ किस नदी के किनारे है? तो ये सतलज के किनारे पर स्थित है। रोपड़ जिला पंजाब में ये स्थित रहेगा। नेक्स्ट देखिए बनावली RS बिष्ट द्वारा उत्खनन हुई है 1973 में और रंगोई नदी जो है उसके किनारे पर ये बसा हुआ है। जिला हिसार हरियाणा में स्थित रहेगा। धोलावीरा जो है RS बिष्ट ने ही इसकी खोज की थी 1991 में। लूनी नदी के किनारे पर है और ये गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात कच्छ जिले में स्थित रहेगा। नेक्स्ट देखिए कोट दीजी, ये है फजल अहमद के द्वारा उत्खनन कार्य 1953 में किया गया। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित रहेगा। जिला खेरपुर पाकिस्तान में ये स्थित रहेगा। आलमगीरपुर के बारे में देखिए यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी जो है इसका उत्खनन कार्य किया था और ये कहाँ पर है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ यूपी में। नेक्स्ट देखिए सुतकांगेडोर जो है आयुरेल स्टीन जॉर्ज डेल्स ने 1927 में इसका उत्खनन कार्य किया। दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये स्थित है। रंगपुर जो है रंगनाथ राव या BB लाल ने इसका उत्खनन कार्य किया है 1953-54 में। मादर नदी के किनारे पर स्थित है और गुजरात में ये स्थित रहेगा। राखीगढ़ी की बात करते हैं। सूरज भान द्वारा 1969 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। सरस्वती नदी के किनारे पर है। हरियाणा हिसार में ये स्थान है यानी कि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा हिसार में रहेगा। दाइमाबाद की बात करते हैं। M देश पांडे द्वारा 1958-59 में इसका उत्खनन कार्य किया गया। परवरा नदी के किनारे स्थित है और महाराष्ट्र में ये स्थित है। अब हड़प्पा के बारे में कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे हरि यूपिया कहा गया है। उत्तरी राजधानी, सिंधु सभ्यता को उत्तरी राजधानी कहा गया है। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? हरि यूपिया। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा टीले की खोज 1878 कनिंघम ने की थी और खुदाई की थी सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स तथा मार्टिन व्हीलर ने इसकी खुदाई का कार्य किया था। कब किया था? 1924 में। जैसा कि आपको भी बताया भी गया है ऊपर, 1924 में जो है दयाराम साहनी का कार्य इन्होंने आगे बढ़ाया था, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर ने। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के किनारे और साहिवाला जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसका विभाजन द्विस्तरीय हुआ है। द्विस्तरीय कैसे हुआ है? एक पूर्वी या नगर टीला जिसे बोलते हैं,
पश्चिमी जिसे या दुर्ग टीला। यहाँ पर देखिए दुर्ग और नगर का क्या मतलब है, दुर्ग और नगर पर थोड़ा देखिए, पूर्वी नगर टीला और पश्चिमी या दुर्ग टीला। यहाँ पर नगर टीला और दुर्ग टीला ये दो जो हैं इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कि नगर टीला क्यों बनाया जाता है। तो नगर टीला जो है वो सिंधु सभ्यता में जो है नगर टीला जो बनाया गया वो होता है निचला शहर। निचला शहर भी इसको कहा जाता है, जिसमें कौन रहते हैं, आम जनता, मजदूर, किसान जो होते हैं वो इसमें जो है नगर टीले में निवास करते हैं। और जो दुर्ग टीला होता है, जो दुर्ग टीला होता है वो नगर टीले की अपेक्षा कुछ ऊंचा होता है, यानी कि ऊपर ऊंचाई के ऊपर थोड़ा उससे ऊंचा स्थित होता है। ऊपर जैसे थोड़ा नगर टीला नीचा हो गया और उसकी जगह जो दुर्ग टीला है वो ऊपरी थोड़ा ऊंचाई की ओर बनाया जाता है। और इसमें अक्सर दीवारों से ये घिरा होता है, जो सुरक्षा का भी प्रतीक होता है, यानी कि ये सुरक्षा के लिए भी बनाया जाता है ऊंचा। और इसका उद्देश्य होता है जो शहर है उसकी रक्षा करना। और ये किसके लिए बनाया गया है, शासकों या मुखिया के लिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पश्चिमी टीले को कृत्रिम चबूतरे पर खड़ा किया गया था। टीले में आने जाने का मार्ग जो है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर में था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान जिसका नाम है R37 प्राप्त हुआ है। यानी कि जो सामान्य आवास क्षेत्र हैं दक्षिण में सिंधु सभ्यता की, वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है R37 जिसको कहा गया है। हड़प्पा से 6-6 की समांतर पंक्तियों में 6-6 की समांतर पंक्तियों में 12 कमरों वाला एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि 6-6 की समांतर पंक्तियाँ, 6 एक साइड और 6 एक साइड जो कमरे हैं उनमें एक जो है वो अन्नागार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा से तांबा गलाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। यदि पूछ लिया जाए कि तांबा गलाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। या कभी कभी आ जाता है तांबा गलाने का कारखाना प्राप्त हुआ है भारत, हरियाणा, या इस तरीके से लिखा जाता है पाकिस्तान, तो ये कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित रहेगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा का मुख्य मार्ग 33 फीट चौड़ा था। हड़प्पा का जो मुख्य मार्ग था वो 33 फीट चौड़ा था। हड़प्पा से प्राप्त बर्तन पर मछुआरे का चित्र और शंख पर बने बैल का एक उर्वरता की देवी का चित्र प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा से प्राप्त एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र तथा शंख से बने बैल का चित्र और क्या मिला है, उर्वरता की देवी का चित्र। उर्वरता होता है उपजाने वाली जो उपजाऊ होता है उसकी माता, यानी कि देवी का चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा से पीतल का बना एक बग्घी भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, हड़प्पा के अधिकांश बर्तन काले रंग से चित्रित किए गए हैं तथा यहाँ से ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे तथा एक धोती पहने हुए मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश मिट्टी के बर्तन चक्र घूर्णन विधि, यानी कि कुम्हार के चाक जो घूमता है उस पर बनाए गए हैं। हड़प्पा से एक ढक्कन पर 2 हिरण मृग के शिकार का दृश्य एवं स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो है उर्वरता की देवी, ये उर्वरता की देवी है का चित्र भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा में शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। अगर पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शव हैं वो किस दिशा में दफनाए जाते थे, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्ति मोहरें मिली हैं। हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्ति मोहरें मिली हैं। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा से प्राप्त एक चित्र में हिरण अथवा गाय के बच्चे को दूध पिलाते हुए अंकित किया गया है। एक अन्य चित्र में मयूर के पेट पर व्रत बना है जिस पर मानव आकृति दिखाई गई है। एक दूसरा जो चित्र मिला है, पात्र पर एक मनुष्य अंकित है और उसके बाल उड़ रहे हैं जो है। अन्य जो एक पात्र पर एक मनुष्य का चित्रण मिला है उसके जो है बाल उड़ रहे हैं और दोनों ओर उसने गाय को पकड़ रखा है, दोनों ओर उसने गाय को पकड़ रखा है। एक गाय के पीछे एक कुत्ता चित्रित है। जो गाय है, एक गाय है, मतलब 2 गाय पकड़े हुए हैं दोनों हाथों में, तो एक गाय जो है उसके पीछे एक कुत्ता भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा लाहौर और मुल्तान के बीच स्थित है। लाहौर और मुल्तान के बीच स्थित है। अब पॉइंट देख लेते हैं, हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ, पुरुष धड़ जो है ये इसको बोला आदिनाथ भी बोला जाता है, मेल टोरसो भी ये इसके नाम है। निर्मित किस में हुआ है, लाल बलुआ पत्थर या टेराकोटा में। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर राइट क्लिक करना होता है। अगर लाल बलुआ पत्थर आ रहा है
और टेराकोटा उसमें नहीं है, बाकी और है, संगमरमर है या कांस्य है और लाल बलुआ पत्थर है, तो आप लाल बलुआ पत्थर को राइट करेंगे। और अगर लाल बलुआ पत्थर नहीं है और टेराकोटा आया हुआ है, बाकी कांस्य और सीमेंट या और अन्य ऑप्शन आए हुए हैं, तो टेराकोटा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आप सही करेंगे। तो पुरुष धड़ जो है आदिनाथ और मेल टोरोसो नाम इसका है, निर्मित है लाल बलुआ पत्थर या टेराकोटा में। दूसरी मूर्ति देखिए, पुरुष नर्तक, वो पुरुष धड़ था और ये पुरुष नर्तक है जिसको नटराज भी कहा गया है, निर्मित है सलेटी चूना पत्थर यानी कि ग्रे लाइमस्टोन से। नेक्स्ट देखते हैं माँ के साथ जुड़वा बच्चा, ये निर्मित है टेराकोटा में। और जितनी भी ये मूर्तियाँ हैं राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। देखिए संग्रहालय भी पूछा जाता है, संग्रहालय भी पूछा जाता है कि कहाँ पर संग्रहित हैं, तो आप बताएंगे पुरुष धड़ जो हो गया, पुरुष नर्तक हो गया, माँ के साथ जुड़वा बालक हो गया, तीनों के तीनों जो हैं कहाँ पर है, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये जो है संग्रहित हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में मेन पॉइंट्स। इसे मुर्दों या मर्तकों का टीला कहा जाता है, जो कि इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है, जो इसका शाब्दिक है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा मुर्दों का टीला या मर्तकों का टीला, मुर्दों का टीला या मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी कितनी है, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी कितनी रहेगी, तो ये रहेगी 483 किलोमीटर। पूछा भी जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी कितनी है, तो 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं स्थिति मोहनजोदड़ो की, यह सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे, सिंधु नदी जो है उसके पश्चिमी किनारे पाकिस्तान के सक्खर जिले यानी कि पूर्व लरकाना जिला जो है उसमें स्थित रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और बाद में इसका उत्खनन कार्य जो है सर जॉन मार्शल ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल जो है वो स्नानागार है। स्नानागार यानी कि जहाँ पर स्नान करते हैं, जिसकी माप रहेगी 39 गुणा 23 गुणा 8 यानी कि 39 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई और 8 फीट गहराई, ये फिट में है। और इसकी माप अगर मीटर में पूछ ली जाए तो मीटर में रहेगी 11.88 लंबाई और 7.01 इसकी जो है चौड़ाई रहेगी मीटर में, और 2.43 यानी कि 2.43 इसकी जो है गहराई रहेगी। ये फिट में और मीटर में दिया गया है, अच्छे से इसको देख लें और पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और हाँ, इसको स्नानागार को, जो ये मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, इसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट बाथ भी इसको कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की ये एक महत्वपूर्ण संरचना है, ये भी आपको याद रखना है कि इसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर जॉन मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इस स्नानागार के पूर्वी भाग पर स्थित दुर्ग टीले यानी कि जो ऊंचा टीला होता है को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, यह स्नानागार देव मार्ग गली में स्थित है। इसमें उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हैं और उत्तर की ओर 8 स्नान घर हैं, जो है उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर 8 स्नान घर हैं। नेक्स्ट देखिए, स्नानागार में पानी की व्यवस्था के लिए एक कुआं बनाया गया था तथा स्नानागार से पानी बाहर निकलने के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई गई थी। उस टाइम भी पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता को पक्की ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता है, पक्की ईंटों का वहाँ से जो है साक्ष्य मिलता है, इसलिए इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोहनजोदड़ो से कुंभकार यानी कि कुम्हार के भट्टे क्या होते हैं, कुम्हार, जहाँ पर वो बर्तनों को पकाता था, तथा टिकरे पर नाव का रेखा चित्र भी मिला है। टिकरा होता है जो एक टिकड़ा बनाते हैं ना मिट्टी का, उसको टिकरा बोलते हैं। मोहनजोदड़ो से कुम्हार के भट्टे के अवशेष और टिकरे पर एक नाव का रेखा चित्र प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को 1980 ईस्वी में यूनेस्को के लिए नामित किया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो स्नानागार है। अगर मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछ ली जाए तो है अन्नागार। अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत रही है। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से 2 नर्तकियों की कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। दोनों में लास्ट वैक्स प्रोसेस यानी कि मधुचिष्ट विधि, जो कि नेट में बहुत बार पूछा भी जाता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में, टेक्निक के बारे में। लास्ट वैक्स जो प्रोसेस होती है वो
मोम के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो जो नर्तकियों की कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से, वो दोनों की दोनों ही लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के द्वारा बनाई गई हैं और यह विश्व की प्रथम धातु निर्मित प्रतिमाएं हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। इनमें से एक जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला पॉइंट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से सफ़ेद चूना पत्थर यानी कि सेल खड़ी, सफ़ेद चूना पत्थर को ही सेल खड़ी कहते हैं, ये याद रखिएगा, से निर्मित एक पुजारी की प्रतिमा प्राइस्ट किंग यानी कि योगी जो है भी प्राप्त हुए हैं, जिस पर त्रिफुलिया अलंकरण है। त्रिफुलिया अलंकरण है, ये आप जो मैं आपको इमेज बता रही हूँ जिनके बारे में, सभी आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। अलंकरण है। गार्डन के अनुसार, DH गार्डन के अनुसार इस प्रतिमा पर सुमेरियन बेबीलोनियन इस प्रतिमा पर सुमेरियन और बेबीलोनियन का प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो से एक 90 फीट लंबा और चौड़ा वर्गाकार सभा भवन भी मिला है। 90 फीट लंबा व चौड़ा वर्गाकार सभा भवन भी प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त, उनको देख लेते हैं। मातृ देवी, मदर गोल्डेस, जो टेराकोटा में बनाई गई है और 22 × 8 × 5 सेंटीमीटर यानी कि 22 जो है सेंटीमीटर में ये दिया गया है इनका आकार। मातृ देवी। बैल जो है टेराकोटा पत्थर में निर्मित है। भैंसा ये कांस्य में निर्मित है। भेड़ कांस्य में निर्मित है और पेंटेड आर्दन वियर जो है ये सभी कहाँ है, नई दिल्ली में संग्रहित है। यहाँ पर देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी मूर्तियाँ एवं वस्तुएं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। अब आपको देखिए बहुत ही जो है आसान हो गया, कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही हट गया कि मोहनजोदड़ो की आप जितनी भी क्या करते हैं, मूर्तियां याद करते हैं या वस्तुएं जो प्राप्त हुई हैं वो याद करते हैं, तो वो कहाँ पर संग्रहित रहेंगी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आपने अगर ये अच्छे से याद कर ली और वहाँ पर संग्रह पूछा जाता है तो आप बेझिझक उसका आंसर दे सकते हैं कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी का उत्खनन स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का वाव नामक जलधारा माना जाता है। यह नदी अरब सागर से में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सामग्री है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री में देखिए, पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन, सीपी की बनी पटरी, सेलखड़ी से बना पुरोहित धड़, जालीदार अलंकरण युक्त मिट्टी के बर्तन, गले हुए तांबे के ढेर, मिट्टी का तराजू, जैडहार, सूती कपड़ा, शतरंज की गोलियां, हाथी का कपाल खंड प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर आधा भाग मानव का आधा भाग बाघ का चित्र अंकित है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निर्माण कार्य भट्टी में पकी ईंटों से हुए हैं। मोहनजोदड़ो में पहली बार किसी देवता का मानवीय रूप प्रकट हुआ है। हड़प्पा में शव दफनाए जाते थे और मोहनजोदड़ो में शव जलाए जाते थे। ये एक फैक्ट है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पर शव को जलाया जाता था। धोलावीरा के बारे में देखिए, इसका जो उत्खनन कार्य किया था 1991 में RS पिष्ट के द्वारा किया गया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ श्वेत कूप होता है। इसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति पर हुआ है, दुर्ग टीला, मध्य टीला और निचला टीला, यहाँ पर 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है धोलावीरा को। जबकि सिंधु सभ्यता के, देखिए यहाँ पर ये बहुत खास बात है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर विभाजन हुए हैं वे हुए हैं 2 स्तरीय। इसका विभाजन जो हुआ है धोलावीरा का ये 3 स्तरीय हुआ है, लेकिन सिंधु सभ्यता के सभी नगरों का विभाजन जो है 2 स्तरीय हुआ है, यानी कि पूर्वी टीला जो है पूर्वी नगर टीला या पश्चिमी टीला, यानी कि पश्चिम जो होता है वो, पूर्वी जो होता है वो निचला शहर होता है और पश्चिमी जो होता है वो गढ़ यानी कि ऊंचा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो सिंधु सभ्यता है उसके नगरों का विभाजन हुआ है 2 स्तर पर, लेकिन सिर्फ धोलावीरा जो है उसका विभाजन जो हुआ है त्रिस्तरीय हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर कोटेदार परिधीय व्यवस्था धोलावीरा की प्रमुख विशेषता है। पर कोटेदार परिधि व्यवस्था जो है वो धोलावीरा की प्रमुख विशेषता है। 1998 ईस्वी में हुए उत्खनन से धोलावीरा से एक स्नानागार मिला है। धोलावीरा से शैलकृत स्थापत्य रोकट आर्किटेक्चर के प्रमाण भी मिले हैं। अब यहाँ पर प्राप्त अवशेष देख लेते हैं। धोलावीरा से जो प्राप्त अवशेष हैं, 10 चिन्हों वाला अभिलेख, स्टेडियम के साक्ष्य, मिट्टी का कंघा, चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। अग्निवेदिका यानी कि जहाँ पर यज्ञ हवन होता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, इस नगर के चारों ओर से दीवारों से घेरा गया था।
इस जो नगर को यानी कि धोलावीरा को चारों ओर से दीवारों के जरिए घेरा गया था। धोलावीरा को 1921 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची यूनेस्को में शामिल किया गया। चानूदड़ो की बात कर लेते हैं। चानूदड़ो ये दूरी एवं स्थिति, यहाँ पर देखिए दूरी एवं स्थिति यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में, 80 मील दक्षिण में कहाँ पर, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में नवाब शाह जिले के अंतर्गत सिंधु प्रांत में जो है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। यानी कि जो चानूदड़ो है वो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में, और ये कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चानूदड़ो का। यहाँ से कुत्ते तथा बिल्ली के पंजे के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा चानूदड़ो से वक्राकार ईंटें, अलंकृत हाथी, लिपस्टिक के साक्ष्य, तांबे का बटन तथा सौंदर्य प्रसाधन भी जो है मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चानूदड़ो से सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूंगर संस्कृति और झांगर सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। झांगर सभ्यता के लोग भूरे रंग यानी कि क्रीम कलर के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चानूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो चानूदड़ो हैं वहाँ पर किलाबंदी नहीं की जाती थी। चानूदड़ो से जला हुआ कपाल जो है खंड वो मिला है। एक मिट्टी की मोहर पर 3 घड़ियाल यानी कि जो है मगरमच्छ तथा मछलियों का अंकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी की मोर की आकृति तथा एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियां जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े तथा ध्वज के बीच से पीपल की पत्तियां जो है निकली हुई हैं, ये सभी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, चानूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें जिनसे जो है मकान या जो है भवन निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केवल चानूदड़ो एवं जो है लाहुमदड़ो से प्राप्त बर्तनों पर क्रीम भूरे कलर के धरातल मिले हैं। केवल चानूदड़ो से बर्तन पर क्रीम यानी कि भूरे रंग के धरातल पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं लोथल रंगनाथ राव द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था 1955-1962 तक। शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी मुर्दों का नगर कहलाता है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला, और इसको जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो रहेगा लोथल का वो रहेगा मुर्दों का नगर। स्थिति देखते हैं, यह है मोहनजोदड़ो से 600 मील दक्षिण पूर्व में गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला स्थान पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से कितना, लगभग 600 मील दक्षिण में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ से बिल्लोरी जो पत्थर है उसकी बनी हुई धूरी, मन के तांबे की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ से तांबे का बना हुआ एक हंस भी मिला है जिसमें तांबे की ढलाई की उन्नत कला का ज्ञान होता है। अगला पॉइंट देखिए, इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ से फारस की मोहरों से यह सिद्ध होता है कि यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर धूर्त लोमड़ी पंचतंत्र की कहानी, कोवे और लोमड़ी की कहानी का चित्रण जो है हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोथल का सिंधी भाषा में अर्थ मुर्दों का नगर है। सिंधी भाषा में जो है लोथल का अर्थ मुर्दों का नगर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोथल से तांबे सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं तथा शंख पर काम करने वाले कलाकारों के कारखाने जो हैं प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, लोथल से 17 कब्रें मिली हैं जिनमें से 3 कब्रों में 2-2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, सभी नगरों के दरवाजे मुख्य मार्ग से पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल के दरवाजे जो हैं वो मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोथल को विश्व धरोहर की सूची के लिए 2014 ईस्वी में नामित किया गया। लोथल से प्राप्त सामग्री के बारे में देखते हैं, यहाँ से शतरंज बोर्ड के नमूने, फारस की मोहरें, जहाज़ों की पैंदी, डार्क यार्ड, घोड़े की लघु मरण मूर्तियाँ, 3 युगल समाधियाँ, सोने के दाने, सीप तथा तांबे की चूड़ियाँ, तांबे से बना हंस, बैल, खरगोश, कुत्ता आदि, सीप का पैमाना मिला है। नाव की आकार की 2 मोहरें, हाथी का दांत और दिशा मापक यंत्र जो है यहाँ पर मिला है धोलावीरा से। तो स्टूडेंट, हमारा जो है धोलावीरा तक आज जो है कंप्लीट हो गया है ये। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको कालीबंगा कराऊंगी।
कालीबंगा के बाद फिर हम बनावली, ये सभी जो हैं सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट में इसको मैं रख दूंगी आज वीडियो को, और पार्ट सेकंड जो है मैं आपको नेक्स्ट डे करा दूंगी। तो आज के लिए अब बस इतना ही, क्योंकि फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती है और स्टूडेंट्स पूरी वीडियोज़ को देख भी नहीं पाते। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपके लिए क्लास हेल्पफुल है, आपको ये नॉलेजेबल लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, रिवीजन करते रहें। और जो भी आपने अभी तक मेरे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जितने भी वीडियो, जितनी भी क्लास मैंने आपको कराई हुई है, उनके सभी के प्लेलिस्ट के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू।